एक टॉपिक है छोटा सा जो आपके सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी हम बार बार प्रकाश की तीव्रता बता रहे हैं कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, घट जाती है। और आपको ऐसे भी बताए हैं कि प्रकाश की तीव्रता यानी कि जहाँ ज़्यादा लाइट है, ज़्यादा लाइट बोलने का मतलब ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, तो पहले तो इसके लिए आप लिख लीजिए कि ये है क्या और इसका फॉर्मूला क्या होता है। सब लोग लिख लीजिए, तब जाके समझ में आएगा आगे का टॉपिक। प्रकाश की तीव्रता स्टार दे करके लिखिए। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लिखो एकांक क्षेत्रफल से एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले प्रकाश, गुजरने वाले प्रकाश में जितनी ऊर्जा होती है, में जितनी ऊर्जा होती है उसे प्रकाश की तीव्रता कहते हैं, उसे प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। हो गया। तो बाबू लोग ये बताइए कि प्रकाश की ऊर्जा जहाँ ज़्यादा लाइट होगा तो ज़्यादा एनर्जी होगा। अगर हम कहें कि ये एक वर्ग है और इसका भुजा जो है 5 मीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा स्क्वायर मतलब 25 मीटर स्क्वायर। अब हम आपसे कहें कि इस पर अगर लाइट बढ़ा तो इस लाइट के वजह से इसमें जितना भी एनर्जी इस रूट में, देखो लाइट तो बाहर भी पड़ेगा, अंदर भी पड़ेगा, लेकिन खाली इसके अंदर की एनर्जी की बात करें कि 100 जूल की अंदर लाइट की एनर्जी है तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना पड़ेगा? 4 पड़ेगा। वैसे लाइट 100 जूल में भाग दे दिए 25 मीटर स्क्वायर से, तो आपने क्या किया, एनर्जी में डिवाइड कर दिया एरिया से। एनर्जी को हम कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कर, तभी ना 4 आया। हम बोल रहे हैं कि 4 जूल पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में कितना जूल? 4 जूल। तो एनर्जी को आप कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसको W/A भी तो लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता। और इसे किस चीज से सूचित करते हैं? आई से। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W/A। अगर हम SI मात्रक का बात करें तो क्या हो जाएगा? जूल प्रति मीटर स्क्वायर। और इसी को फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए प्रकाश की तीव्रता में लक्स का मतलब, तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? इसे नीचे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो बाबू अब देखिए आगे। इसमें आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एक ऑब्जेक्टिव आता है, आयाम और तीव्रता में संबंध। ठीक है, तो आपको याद रखना है तीव्रता और आयाम में आयाम का वर्ग तीव्रता के बराबर या समानुपाती होता है। समानुपाती बोलते हैं लेकिन बराबर में कांस्टेंट के ले लेते हैं। यानी कि आपसे कोई पूछे कि AI का फॉर्मूला और कुछ होता है क्या, तो आप सीधे कहिए कि हाँ होता है। आई जो होता है वो समानुपाती होता है किसका? आयाम के वर्ग का। आयाम को किस चीज से करते हैं? ए से। तो आई समानुपाती क्या होगा? ए स्क्वायर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? के ए स्क्वायर। जब इस पर नोमेरिकल सॉल्व करने की बात आती है तो कभी कभी हम के का वैल्यू कितना रख लेते हैं? 1 रख लेते हैं। बात समझ में आया? तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टार दे करके कि प्रकाश की तीव्रता और आयाम में संबंध, लिख के डैश। प्रकाश की तीव्रता और आयाम में संबंध, प्रकाश की तीव्रता और आयाम में संबंध, प्रकाश की तीव्रता और आयाम में संबंध।
प्रकाश की तीव्रता और आयाम में संबंध हो गया। डैश देकर के लिखिएगा प्रकाश की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। हो गया। अब यहाँ एकदम बढ़िया से देखिएगा ठीक से। ये देखिए आपने क्या पढ़ा कि I समानुपाती a स्क्वायर, तो I बराबर क्या हो गया k स्क्वायर। अब इसके बाद की चीज को याद कीजिए, हम आपको पढ़ाए थे दो तरंगों का एक सेम फ्रीक्वेंसी हो तो वो अगर किसी बिंदु पर जाके मिल जाएंगे तो या तो उनका आयाम बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। बढ़ेगा कब? अच्छा एक छोटा सा बात याद दिला रहे तुमको, याद है इस चीज को और इस चीज को क्या कहते हैं? शीर्ष और गर्त कहते हैं। अगर हम कहें कि एक आयाम है, एक तरंग, दो तरंग है, तो ये दोनों शीर्ष है। अगर हम कहें कि शीर्ष क्रॉस करेगा तो आयाम जुड़ेगा कि घटेगा? माने शीर्ष अगर जाके चिपक जाए, शीर्ष मतलब कि एगो क्रेस्ट, इसको इंग्लिश में क्रेस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले को ट्रफ, हाँ जुट जाएगा। अब देखना यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आपका ये भी तैयार हो रहा है, क्रेस्ट मिलेगा, सिरिंग मिलेगा तो आयाम बढ़ता है। अगर ट्रफ यानी कि गर्त मिलेगा तो भी आयाम बढ़ेगा। लेकिन इसके उल्टा सोचो, इसके जगह पर ऐसे रहता तो बोलो ये सिरिंग हो गया, ये गर्त हो गया, ये कहीं टकरा गया तो घटेगा। तो अब बताओ सिरिंग और गर्त टकराएगा तो कौन सा व्यतिकरण होगा? विनाशी हो जाएगा। और सिरिंग मिलेगा तो समकोषी, गर्त मिलेगा तो बोलो ये इसमें किसी को दिक्कत? इसका बहुत ज्यादा यूज अभी तुमको पड़ेगा, अभी तुरंत उसके बाद हम यही चीज पढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान देना। अब याद करो व्यतिकरण में तुमको हम बताए थे कि दो तरंग मिलेगा तो मिलने के बाद एक नया तरंग बनाता है, और नया तरंग का भी अपना एक आयाम होता है, और उस आयाम के लिए फॉर्मूला हम R बराबर लिखे थे, याद करो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई लिखे थे। तो R क्या है? नया तरंग जो बन रहा है उसी का क्या है? आयाम। नया तरंग का तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रूट होता है, रूट दे देंगे। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि क्या हो रहा हो? व्यतिकरण चाहे कोई भी हो, संपोषी हो या विनाशी, सबके लिए ये फॉर्मूला होता है। यदि व्यतिकरण हो तो हम R बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई लिखते हैं, ये हम लिखते हैं। अब हमें ये बताइए कि यहाँ पर R जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका रूट जो था उसको इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो हम R स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगर हम यहाँ से दो केस ले रहे हैं, दो केसेस, एक केसेस हम ले रहे हैं संपोषी और एक विनाशी। संपोषी व्यतिकरण और इधर लिख रहे हैं विनाशी व्यतिकरण। अब ध्यान से समझो, संपोषी व्यतिकरण पढ़े थे तो उसमें तुमने पढ़ा था कि R का जो स्क्वायर है, ठीक है, इधर a1 प्लस a2 के होल स्क्वायर के बराबर आया था, ये चीज आया हुआ था। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 आया था, तभी ना होल स्क्वायर किए थे, क्योंकि cos फाई का मान 1 हो गया था। यहाँ पर R स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर
-2a1 इंटू a2 आया था। अब देखना हम इसका यूज कैसे इसमें कर रहे हैं, दिमाग लगाओ। आयाम तो ये भी है, ये भी आयाम है, तो फॉर्मूला जो है मतलब कि इंटेंसिटी का, लाइट तो किसी एक ही सोर्स से आया होगा। अगर एक ही सोर्स से आया होगा तो उस कंडीशन में कांस्टेंट के जो है दोनों के लिए सेम रहा होगा। तो उस बेसिस पर सोचो कि a1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, a1 का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए a1 a का स्क्वायर के साथ क्या है k, तो किसके बराबर है, i के बराबर। तो अगर हम तुमसे ये पूछें कि i1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा तो क्या कहोगे, तो k लिखोगे, लेकिन यहाँ क्या लिखोगे। अब वही तुमसे हम पूछें कि i2 का वैल्यू क्या होगा, i2 यहाँ देखो स्क्वायर लिखा गया है, गलती हो गया, i2 का वैल्यू क्या होगा, k a2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पे तुमको डालना है, इस जगह पर ये यूज करना है। आर स्क्वायर भी है, तो आर भी तो एक प्रकार का आयाम है, आर भी एक प्रकार का आयाम है। तो इसके लिए अगर मैं लिखूं कि आई, केवल क्या लिख दिए आई, क्योंकि आर के लिए हम केवल आई लिखे हैं, क्योंकि रिजल्टेंट हमारा यही होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ क्या लिखाएगा, के, सबके लिए के रहेगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, एक नया आयाम जो बनेगा वो, यानी कि क्या चीज, आर स्क्वायर। बोलो इतना बात समझ में आया। अब तुम सबके वैल्यू को यहाँ से निकालो जो जो तुम्हारे फॉर्मूला में है। यहाँ देखो, ये जो चिन्ह हम खींचे हुए हैं ना, इस चिन्ह को हम यहाँ और आगे बढ़ाते हैं ऐसे करके, ठीक है। और इस चीज को चाहो तो तुम पहले भी कर सकते हो, जैसे हाई जो चीज है हम पहले ही निकाल सकते थे, हाई केसेस जो हम लिखे हुए हैं ना, ये जो चीज हम किए हुए हैं हाई हाई वाला चीज, ये बाद में भी लिख सकते हैं। जो अभी हम किए हैं हाई वाला चीज, ये वाला नहीं, ये वाला, ये चीज हम शुरू में लिख लेते तो ज्यादा जल्दी वैल्यू पुट कर पाते। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या चीज जो अभी लिखे हैं, i1 बराबर k a1 स्क्वायर, ठीक है, i2 बराबर a2 स्क्वायर, r बराबर, सॉरी r नहीं, i बराबर k r स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे कि अगर हम इस जगह पर वैल्यू पुट भी करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन है, एक है संपोषी व्यतिकरण और एक है आपका विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। अब मान पुट करिए यहाँ से आप a1 स्क्वायर का वैल्यू बताइए, i1 बाई के, यहाँ से a2 स्क्वायर का वैल्यू i2 बाई के, और r स्क्वायर का वैल्यू i बटा में के, ये सब वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो बताइएगा संपोषी व्यतिकरण में हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे, आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, यही ना था। और उसके बाद आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, ये लिखा है। अब बताइए इसका मान क्या था, i बाई 2 के था ना, के यहाँ पर i1 बाई के प्लस यहाँ i2 बटा में के, पर यहाँ फंसोगे तुम, यहाँ सोच के बताओ, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा, रूट होगा, ये स्क्वायर इधर आया रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर i1 बटा रूट अंडर के, यहाँ पर रूट अंडर i1 बाई रूट अंडर के, फिर रूट अंडर i2 बटा रूट अंडर के। पहले इसको हम तुमको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे करना है। ये बताओ के हो जाएगा, तो ऐसा नहीं लग रहा कि सारा के से दोनों खत्म हो जाएगा, नीचे से नीचे खत्म। अब ठीक से देखो हम यहाँ कितना दिमाग लगा रहे हैं,
यहाँ I1 जो है इसका रूट करके स्क्वायर लिख सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ भी I2 का रूट करके स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ठीक से देखो किस फॉर्मूला पर तुम्हें नजर आ रहा है, रूट अंडर I1 रूट अंडर I2 है ना, ये प्लस बी का होल स्क्वायर। तो I बराबर बोलो क्या होगा, रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का। ये एक नया केस आपको तैयार हुआ किसके लिए। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से भी उठा के पूछ सकता है कि संपोषी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता होती है। अब 4 ऑप्शन दे देगा, I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस भी लगा देगा। तो आपको याद रखना है हमेशा रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। अगर हम ये चीज यहाँ सॉल्व ना करें, इसको देख के यहाँ लिखना हो तो क्या लिखना चाहिए, तो I बराबर क्या लिखना चाहिए, रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ लगा दे रहे हैं मैक्स और यहाँ मीन। मीन क्यों लगाए, क्योंकि मिनिमम इंटेंसिटी हो जाता है और इसमें मैक्सिमम। बोलो ये केस समझ में आया। अब इस चीज को फिगर में देखेंगे और फिगर बनाना तुमको सीखना है। आज घर पे बहुत अच्छा से तुम फिगर बनाना, आज हम सिखा रहे हैं। देख, हाँ ध्यान दो, यंग का द्विक छिद्र प्रयोग में उन्होंने जो प्रयोग किया था उसमें प्रयोग ये था कि लाइट जब क्रेस्ट से क्रेस्ट टकराती है तो ब्राइट जगह हो जाता है और उसको फ्रिंज नाम दिया गया था, फ्रिंज। और जहाँ लाइट में क्रेस्ट और ट्रफ ये दोनों टकराती है तो वहाँ पे डार्क हो जाता है, लाइट कम हो जाता है तो वहाँ पे डार्क हो जाता है। ऐसा हाइगेंस ने बताया तो था पर इसे प्रूफ नहीं करके बताए थे, मतलब दिखा नहीं पाए थे प्रयोग करके। उन्हीं के साथी थे एक, उनके साथ काम करने वाले, उनका नाम यंग था और उन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। कैसे किया, उसके लिए 2 पर्दा यूज किया और एक लाइट यूज किया, और एक लाइट से ही सेम फ्रीक्वेंसी निकल सकती है, ठीक है। एक लाइट मतलब एक सोर्स यूज किया लाइट का, एक का किया कि ऐसे मतलब कि पर्दा ले लिया, एक और पर्दा सामने रख दिए कुछ दूरी पर और इसमें 2 जगह छोटा छोटा होल कर दिए और होल करने के बाद एकदम सेंटर में मिला करके एक बल्ब जलाए, बहुत ही ज्यादा लाइट वाला। और खूब अंधेरे में जब ये पूरी तरह से सील कर दिया गया चारों तरफ से, यहाँ एक पर्दा लगा दिया गया, छोटा छोटा छिद्र कर दिया गया, तो इस पर्दे पर अलग अलग जगह पर, एक जगह डार्क तो फिर ब्राइट, फिर डार्क फिर ब्राइट, ऐसा लाइट हमको यहाँ पे मिलने लगा जिसको हम फ्रिंज कहते हैं। और इसी का फिगर आपको बीच में दिखाना है कि क्या क्रेस्ट से क्रेस्ट कैसे टकराता है और ट्रफ से ट्रफ। तो इसके लिए आपको प्रकाल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। देखिए हम कैसे बना रहे हैं, आपको खाली ये देखना है और उसके बाद आपको खुद से, अभी कलम से बना लीजिएगा लेकिन घर पे जाइएगा तो खुद से बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है। देखिए हमको यहाँ पर एक पर्दा बनाना है, हो गया, और इस वाले पर थोड़ा बड़ा बनाना है। इस तरह से, ठीक है। अब 2 जगह हम होल करेंगे इसमें, 2 जगह पर,
क्या हुआ? हाँ, अब देखिए यहाँ पर दो जगह हम लोग होल करेंगे, ज्यादा हो गया। देखो दो जगह पर आपको थोड़ा सा ज्यादा हो गया। हल्का सा। अब बताइए इतना ही हम छोटा रखेंगे जहां पर एक ही कण एग्जिस्ट करता हो, सिर्फ एक पार्टिकल हो यहाँ पे, और उस पार्टिकल को सेकेंडरी सोर्स माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर इस जगह पर कोई लाइट का सोर्स होगा, तो उसको हमने क्या मान लिया? एस। अब यहाँ से इस सोर्स से क्या निकलने वाला है? लाइट। और वो लाइट किस फॉर्म में आगे बढ़ता है? तरंग के रूप में। तो तरंग के रूप में तरंगाग्र बढ़ते हैं। बोलो कौन सा तरंगाग्र यहाँ से निकलेगा? गोलाकार। गोलाकार तरंगाग्र निकलेगा। उसका फेस आपको दिखाना है कि हाँ ये आगे जाएगा, तो इसको हम यहाँ से इस चीज से दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब इस जगह पर हम लोग को पहला वेव फ्रंट बनाना है। एक ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, और फिर एक बनेगा, तो थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। फिर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसको पार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, और थोड़ा सा हम इसको छोटा कर दे रहे हैं, यहाँ से हल्का, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज है ये क्या निकल रहा है? तरंगाग्र। अब बताइए तरंगाग्र जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा, ये सब यहाँ से ब्लॉक, लेकिन इस जगह पर जब पहुंचेगा इस लोकेशन पर, तो यहाँ पे हम दूसरा कलर यूज कर ले रहे हैं, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो इस जगह पर ये कौन से सोर्स का काम करेगा? द्वितीयक सोर्स का काम करेगा, मतलब सेकेंडरी सोर्स का। तो वेवलेट्स बनाएगा, यानी कि फिर से तरंगाग्र बनेगा। अब यहीं पे थोड़ा सावधानी आपको रखना है कि इसमें सब कुछ नाप उप करके कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ नापना होगा, जो इधर बनेगा सेम डिजाइन इधर होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब ये नाप का यहाँ पे उसको लेकर के आना है। कोई कलर दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे। अब सेम इस चीज को यहाँ भी, अब यहाँ जितना बड़ा हम बनाएंगे उतना ही बड़ा फिर उधर। अब इसको थोड़ा सा बड़ा किए,
इतना, अब सेम इधर यहाँ पे सटाना ही तो है बाबू, क्रेस्ट और ट्रफ को टकराना ही तो है। अब इससे थोड़ा सा बड़ा, इस पर डायरेक्ट यहाँ पर, समझ में आया? सेम नाप का यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तरीका समझ रहे हो? सेम नाप का, फिर यहाँ से यहाँ पर, यहाँ सेंटर पर ही करना है। नहीं, सेंटर पर से मिलाना है, सेंटर पर थोड़ी आएगा, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, अब इसको ना इतना पर छोड़ते जाएंगे ताकि उधर नहीं जाए, जब तक यहाँ बोर्ड पर्दा पे नहीं आ जा रहा। आप पर्दा को और आगे ले जा सकते हैं अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है। ठीक है, इतना नाप हो चुका है। अब यहाँ से खाली है, आपका क्रॉस कर जाना चाहिए और कुछ नहीं, इतना ही बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए यहाँ, और इसी साइज का यहाँ पे भी, यहाँ सेंटर पे जाकर थोड़ा सा और बड़ा, अब सेम नाप का इस पर। तरीका समझ में आ रहा है? के भाई भैया, अब थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, लास्ट है, अब टकराने ही वाला है। टकरा गया क्या? बाहर चला गया, बाहर नहीं जाने देना है, इतने पर छोड़ देते हैं। पर्दा को सटा लेते हैं ना। अच्छा, दोनों का बराबर हो गया है ना कि? हाँ, बराबर है। अब पर्दा को थोड़ा सटा लेते हैं। तुम लोग कैसे पर्दा सटाओगे? तरीका समझ में आ रहा है? अभी तुम्हें लग रहा है कि फिगर कंप्लीट हुआ, लेकिन फिगर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट करना बाकी है। अभी सुनो, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर हम दूसरा कलर इसमें यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब इसमें जो क्रॉस हुआ है, यहाँ ध्यान दो, अगर ये सोर्स है, ठीक है, तो इस सोर्स के चारों तरफ लहर ऊपर उठता है, फिर नीचे जाता है। तो लहर जब ऊपर उठा तो हमको इस तरह से, इस तरह का लाइन दिखाए हैं, और डॉट डॉट बनाएंगे तो ये नीचे वाला है, ऐसे बनाएंगे तो ऊपर। तो मुझे ये बताओ, इसमें जितना भी खींचा गया है सब क्या है? ऊपर वाला, यानी क्रेस्ट है। अब क्रेस्ट से क्रेस्ट टकराएगा तो बताओ क्या होगा? अरे ब्राइट होगा कि डार्क होगा? ब्राइट होगा, संपोषी होगा। तो अब चलो, सब जगह पर क्रेस्ट क्रेस्ट जहां टकराया है बस उसको मिलाना है पॉइंट को, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं इस सोर्स से, यहाँ देखो, हाई देख रहे हो ना, ये वाला, ये वाला, और कोई टकराया है सामने? नहीं, यहाँ टकराया है, यहाँ टकराया है। अच्छा,
इसके बाद ये वाला है, ये दिख रहा है सब। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है। अच्छा, इस लाइन को अगर मिलाया जाए, ये जो देख रहे हो, बताओ इस जगह पर क्या प्राप्त होगा? आए, ब्राइट प्राप्त होगा। ठीक है, ये वाला बताओ यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? ब्राइट। फिर यहाँ से ऐसे, ये पॉइंट देख रहे हो थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, लेकिन ये एकदम सीधा प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? ब्राइट। इसके ऊपर यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? ब्राइट। तो जहां जहां आप ये देख पा रहे हो उसके ठीक सामने आपको क्या समझना है? ब्राइट। अब हमें ये जानना है कि डार्क कहाँ मिलेगा। तो डार्क के लिए क्या जरूरी है? आए, डार्क के लिए क्रेस्ट और ट्रफ जरूरी है ना। अभी आपके सामने फिगर में क्या मौजूद है? केवल क्रेस्ट, केवल क्रेस्ट मौजूद है। तो क्रेस्ट के अलावा अब हमको ट्रफ बनाना होगा। तो ट्रफ किस चीज से बनेगा? डॉट डॉट से। और वो कहाँ होगा? बीच में होगा, सबके सबके बीच में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। आई देखिए, दो गो है दिखा रहे थे ना तरंग, दो गो क्रेस्ट दिखाई रहे हैं, इसके बीच में ही हमको ये लाना है। देखो यहाँ बीच में आ गया। अब यहाँ से डॉट डॉट से चलेंगे, फिर थोड़ा सा आगे, बोलो ये हो गया। सेम अब यहाँ पे इस जगह पर जैसे हम कर रहे हैं, नहीं होगा, डिजिटल कॉपी खरीदना पड़ेगा। अब देखो ये तैयार हो गया। अब चलो इसके बीच में चलेंगे, यहाँ पे इसके बीच में हो गया। अब सेम इज यहाँ पे, हो गया। फिर इसके बाद इसके बीच में हो गया, समझ गया सब? हाँ, सबके बीच में। हाँ, अब किसके बीच में जाना है? एक ये हो गया इसके बीच में। अब थोड़ा सा आगे यहाँ, यहाँ पर ऊपर वाला में नहीं हुआ, इतना इतना ही डिस्टेंस पर था ना। ये यहाँ पर अब, हाँ यहाँ बाकी था। आए, हाली हाली, अरे हमारा कपड़ा सट गया था, गड़बड़ा गया कहाँ? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया।
अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। सेम यहाँ पर चलो, इतना से तुमको अब समझ में आ जाना चाहिए। आए आए हाँ, बनाना देखो, अब समझ लो। डार्क और ब्राइट फ्रिंज, डार्क और ब्राइट कहाँ मिल रहा है समझो। मान के चलो कि ये तुम्हारा जो सेंटर देख रहे हो, सेंटर में हमको कहाँ क्रॉस हुआ था, ये वाला। अब इसको डॉट डॉट से मिला दे रहे हैं, ये ब्राइट फ्रिंज हो गया। अब हमको ये खोजना है कि क्रेस्ट और ट्रफ कहाँ कटा है। तो रेड कलर वाला क्रेस्ट है, डॉट डॉट वाला क्या है, ट्रफ। तो यहाँ पे देखिए क्रेस्ट क्रेस्ट है यहाँ पे, खाली हमको रेड वाला यहाँ देखिए, यहाँ ये देख रहे हो पॉइंट, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर इस जगह पर। इसको अगर तुम आगे मिलाओगे, ये ऐसे आगे मिलेगा, तो यहाँ क्या आएगा, डार्क। फिर ये देखो भाई, देख रहा है भाई वाला ना, ये वाला नहीं, ये वाला देखो, यहाँ क्या आएगा, ब्राइट आएगा। अच्छा, इसके बाद इसके नीचे तुम देख सकते हो ब्राइट है ना, तो यहाँ डार्क जरूर आएगा। रेड कलर और यहाँ ये देखो रेड कलर और ये वाला पॉइंट, एक यहाँ और फिर एक आपका यहाँ पे है, यहाँ देखिए रेड और ये वाला, अलग अलग कलर से अपना देख लीजिएगा क्या आएगा। बोलो, इतना ही से क्या स्पष्ट हुआ, सेंटर पर एकदम सोर्स, दोनों सोर्स के बीच में क्या मिलता है, ये याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो हम दूसरा पर्दा यूज करते हैं तो उसके सेंटर में दोनों सोर्स के बीच में, ये सोर्स S1 हो जाएगा और ये सोर्स S2, तो S1 और S2 के बीच जो सेंटर होता है, तो सेंटर के सामने कौन सा फ्रिंज बनता है, तो ब्राइट। ब्राइट के नीचे डार्क, फिर ब्राइट के ऊपर डार्क, फिर डार्क के ऊपर, और ऐसे हर जगह पर ऐसा ही होता है। बात समझ में आया। और यही फिगर तुम लोग को ड्रॉ करना है बढ़िया से, कल बना के हमें दिखा लीजिएगा, ठीक है। और देखिए हम इतना छोटा बनाए हैं, आप ना इसका थोड़ा साइज बड़ा रखिएगा कि स्पष्ट दिखे बड़े पेज में। हाँ, तब इसके बारे में आए। अब जितना में भी बनाओ, समझ में आ गया ना, अभी कलम से खाली रफ कर लो। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछेगा कि यंग के द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग करें, ठीक है। तो अगर ऐसा कहता है, पहले समझ लीजिए लिखना कैसे है। एग्जाम में अगर आपका ये प्रश्न आता है कि यंग के द्विक रेखा छिद्र या द्विक छिद्र का प्रयोग करें, तो आपको सिर्फ फिगर बना करके उसके बारे में लिख देना है। ये 2 मार्क्स का हुआ, हम पहला ही बोल दे रहे हैं, बाद में ही मत कहिए कि अभी बताए नहीं है। लिखने का तरीका क्या है, क्वेश्चन जो है पूछेगा कि यंग के द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग करें, तो आपको उसके लिए फिगर बना करके बढ़िया से, जो हम आपको समझाए थे कल, उसको बनाकर आपको उसके बारे में लिख देना है। तो ये 2 मार्क्स हुआ। अगर क्वेश्चन में ये जोड़ देता है कि यंग के द्विक प्रयोग में प्राप्त फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें, अगर ये जोड़ देता है तो वो 5 नंबर का हो गया। बात समझ में आया। यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई, जो फ्रिंज जो बन रहा है ब्राइट डार्क बन रहा है ना, वो कितना चौड़ा होता है, उसका वैल्यू कितना होगा, उसको निकालने का अगर पूछ दिया तो उसको 5 नंबर में हम लोग ले लेते हैं। और इसको बनाने के लिए देखिए 2 तरीका, क्वेश्चन में और कुछ जोड़ देगा, जैसे बोल देगा
कि व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। अब देखो इस सवाल जो हम बोले ये एकदम सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। आप पढ़े हो क्या, व्यतिकरण का परिभाषा हम अलग तुमको बताएं। तो एग्जाम में अगर इस तरह से पूछता है कि व्यतिकरण का से आप क्या समझते हैं और यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें, तो आपको पहले क्या करना होगा, व्यतिकरण का डेफिनेशन लिखना होगा। समझ में आया? उसके बाद क्या करना होगा, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना होगा। कहीं हो सकता है कि क्वेश्चन के पहले पार्ट में से व्यतिकरण हटा दे और वहां पे ये डाल दे कि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग करके प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करें। तो अब क्या करिएगा, तो अब इसमें द्विक रेखा छिद्र प्रयोग करिएगा, मतलब पहले आप फिगर बढ़िया से बनाइएगा और उसके बारे में लिखिएगा और तब जाकर के फिर से फ्रिंज की चौड़ाई के लिए अलग से फिगर बनाइएगा और तब व्यंजक प्राप्त कीजिएगा। तो ये 5 मार्क्स में आ जाएगा। समझ में आ गया? तो हम इसीलिए आपको हर चीज तोड़ तोड़ करके बता रहे हैं। व्यतिकरण अलग बता दिए, फ्रिंज की चौड़ाई आज बताएंगे, लेकिन हम आपको फिगर बनाना सिखा दिए हैं कि कैसे हम लोग यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में फिगर बनाते हैं, क्योंकि जैसी घटनाएं घटती हैं वैसे ही फिगर आपको बनाना है और उसके बाद उसके बारे में लिख दीजिएगा तो 2 मार्क्स हो गया। लेकिन उसके बाद हम आपको बनाएंगे क्या चीज, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। तो अब ये कितना नंबर का हो जाएगा, 5। तो आज हम लोग यही करेंगे, पहले जो फिगर कल बनाए थे उसके नीचे आपको लिखना है उसके बारे में। ठीक है, लिखिए। लिखिए यंग ने, लिखिए यंग ने अपने द्विक छिद्र प्रयोग में, यंग ने अपने द्विक छिद्र प्रयोग में, यंग ने अपने द्विक छिद्र प्रयोग में, यंग ने अपने द्विक छिद्र प्रयोग में यंग ने अपने द्विक छिद्र प्रयोग में व्यतिकरण को दर्शाने के लिए, व्यतिकरण को दर्शाने के लिए, व्यतिकरण को दर्शाने के लिए व्यतिकरण व्यतिकरण को दर्शाने के लिए कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स किसको कहेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी जहां से निकले। समझ में आया? कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए, कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए एक प्रकाश स्रोत के सामने, एक प्रकाश स्रोत के सामने, एक प्रकाश स्रोत के सामने, एक प्रकाश स्रोत के सामने एक पर्दा, एक पर्दा में, एक पर्दा में कुछ दूरी पर 2 पतले छिद्र कर दिए, 2 पतले छिद्र कर दिए, 2 पतले छिद्र कर दिए। तब हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार, तब हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार दोनों पतले छिद्र के, दोनों पतले छिद्र के कण, तरंग सिद्धांत के अनुसार दोनों पतले छिद्र के कण, कण, कण सेकेंडरी सोर्स होने के साथ साथ कोहेरेंट सोर्स भी हो जाएंगे। सेकेंडरी सोर्स होने के साथ साथ कोहेरेंट सोर्स भी हो जाएंगे।
कोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे। इस पर्दे के ठीक सामने कुछ दूरी पर एक और पर्दा लगाया गया। इस पर्दे के सामने कुछ दूरी पर एक और पर्दा लगाया गया। तब दोनों छिद्रों से समान आवृत्ति के निकलने वाले प्रकाशीय तरंग के क्रेस्ट मतलब श्रृंग और ट्रफ यानी कि गर्त, क्रेस्ट यानी श्रृंग और ट्रफ यानी कि गर्त एक दूसरे से इस प्रकार टकराने लगे कि व्यतिकरण की घटना होने लगी। इस प्रकार टकराने लगे कि व्यतिकरण की घटना होने लगी। और पर्दे पर ब्राइट फ्रिंज एवं ब्राइट फ्रिंज के लिए आप कैपिटल बी ब्रैकेट में लीजिएगा एवं डार्क फ्रिंज प्राप्त हुई। डार्क फ्रिंज यानी कैपिटल डी डार्क फ्रिंज प्राप्त हुई जो यह साबित करता है कि प्रकाश वास्तव में एक तरंग है। प्रणाम सर, आ रहे हैं 2 मिनट। प्रकाश एक तरंग है। आइए ना सर, आइए, बच्चों को बता भी दीजिए कि हम ही आ जाए। आ रहे हैं, बंद कर दो। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपको कहाँ तक बोलेंगे। जो यह साबित करता है कि वह प्रकाश वास्तविक तरंग है। इसे यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग कहते हैं। द्विक छिद्र प्रयोग कहते हैं, लिखिए ना, छिद्र प्रयोग कहते हैं। इसे यंग का द्विक छिद्र प्रयोग कहते हैं। हो गया। अब आपका जो है 5 नंबर का यहाँ से शुरू होता है फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। ठीक है, तो स्टार दे करके क्वेश्चन में लिखिएगा।
लिखिए क्वेश्चन स्टार दे करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और ये जल्दी कोई बना नहीं पाता है, समझ ही नहीं पाता है कैसे बनाएंगे। हमको लगता है कि हम समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, फिर भी ट्राई करते हैं। लिखिए क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। यंग के द्विच्छिद्र प्रयोग से, यंग के द्विच्छिद्र प्रयोग से, द्विच्छिद्र प्रयोग से, यंग के द्विच्छिद्र प्रयोग से, द्विच्छिद्र प्रयोग से होने वाले व्यतिकरण, होने वाले व्यतिकरण के कारण, होने वाले व्यतिकरण के कारण बनने वाले फ्रिंज की चौड़ाई, बनने वाले फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। हो गया। तो अब इसमें फिगर जो बनेगा वो उतना बड़ा नहीं बनेगा, उसमें उतना ही जरूरी है जितना हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर सकें। ठीक है, अब एकदम ध्यान इधर लिखना बंद कीजिए और यहाँ एकदम बढ़िया समझिए। सबसे पहले आपको फ्रिंज की चौड़ाई में क्या हुआ था, एक सोर्स था ना जी। तो एक सोर्स के कारण, एक सोर्स के कारण यहाँ पर और यहाँ पर, जैसे यहाँ पे एक सोर्स था तो यहाँ से तरंगाग्र निकल रहे थे और तरंगाग्र निकल करके इस जगह पर, इस लोकेशन पर और इस लोकेशन पर दो गो छिद्र कर दिया गया था है? और दोनों छिद्र करने के बाद ये हमारा सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहा था, तो इसका नाम हम दे दे रहे हैं S1 और इसका नाम क्या दे दे रहे हैं S2। ये बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, ये S1 S2 उधर का हमको जरूरत नहीं है, तो इसका हमको मान के चलना है कि यहाँ पे हमारा एक सोर्स था जिसकी वजह से यहाँ पे दो गो सोर्स का बना S1 और S2। इसमें कोहेरेंट सोर्स का नाम लिए। कोहेरेंट सोर्स सीधा बोलने का मतलब होता है कोहेरेंट, मतलब बराबर फ्रीक्वेंसी वाली सोर्स। मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि तुम बराबर फ्रीक्वेंसी का लाइट दो गो बल्ब से निकाल दो। जैसे सेम बल्ब ले आओ खरीद के मार्केट से, दोनों को जलाओ, जब दोनों को जलाओगे ना तो पहला क्या दोनों बल्ब एक साथ जलेगा? तो बात बिल्कुल बात सही है, हमारे लिए दोनों बल्ब एक साथ ही जलेगा क्योंकि हमें उतना कैपेसिटी नहीं है देखने का कि हम दोनों बल्ब में फर्क कर पाए। अगर बिजली आ रही है तो बिजली आने से बल्ब जब जलेगा तो बल्ब जलने से बल्ब से जो लाइट निकलेगा, दोनों से निकलने वाली लाइट सेम फ्रीक्वेंसी की होगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जब भी तुम अलग बल्ब यूज करोगे तो फ्रीक्वेंसी उसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। सेम फ्रीक्वेंसी करना ही सबसे बड़ा चैलेंज था, और अगर सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, और इंटरफेरेंस नहीं होगा तो फ्रिज नहीं बनेगा। यही चीज चैलेंज बन गया था हाइगेंस के लिए, लेकिन हाइगेंस के जो साथी थे उन्होंने एक दिमाग लगाया, कहा कि अगर यहाँ सोर्स लगा देंगे एगो तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा वो तो सेम फ्रीक्वेंसी का सब रहेगा, तो क्यों ना यहाँ पर दो गो होल कर देंगे, तो हाई होल से फिर लाइट निकलेगा, और जब फिर लाइट निकलेगा तो ये दोनों का फ्रीक्वेंसी वही होगा जो यहाँ के सोर्स का था, तो सेम फ्रीक्वेंसी हो जाने की वजह से इसका नाम रख दिया गया कोहेरेंट सोर्स। समझ में आया? तो कोहेरेंट सोर्स जब भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए तो समझ लेना कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, समान होगी, और उन्हीं से इंटरफेरेंस होता है तो फ्रिंज बनता है। फ्रिंज बनने के लिए कोहेरेंट सोर्स होना अनिवार्य है। बोलो क्लियर हो गया? अगर आपसे कोई बोले कि दो बल्ब जल रहा है तो वो क्या वो कोहेरेंट सोर्स हो सकते हैं? तो कहना है कि नहीं, दो बल्ब या तीन बल्ब कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। एक बल्ब और सामने पर्दा, दो गो छिद्र, तीन गो छिद्र, जितना कर दो वो सब छिद्र कोहेरेंट सोर्स हो जाएगा। समझ में आया? अब सुनो यहाँ पे क्या करना है, दोनों सोर्स जो है इसके बीच की दूरी को तुम्हें मान लेना है d, इनके बीच की दूरी को हम लोग d मान लिए, छोटा d। क्लियर हो गया? उसके बाद आपको क्या करना है कि एक सामने पर्दा लेना है
और आप बताइए हमें जल्दी से कि हम आपको बताए थे कि सेंटर पर कौन सा फ्रिंज बनता है, ब्राइट बनता है। तो सेंटर पर जो फ्रिंज बनता है उसके लिए हम ऐसे एक लाइन खींच दे रहे हैं और यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, बी लिख दे रहे हैं। समझ में आया? मतलब यहाँ ब्राइट फ्रिंज बना और ये फ्रिंज के ऊपर फ्रिंज ब्राइट डार्क सब बनता है, तो हम इसको बी 0 मान ले रहे हैं थोड़ा देर के लिए। इसके बाद ऊपर जाएंगे तो 1 2 3, नीचे जाएंगे तो भी 1 2 3। ये 0 नंबर का हमको यहाँ से काउंटिंग मेन बीच में हो गया। अच्छा, दूसरा चीज कि इस सोर्स से इस सोर्स के बीच का दूरी हमारा डी है, दोनों पर्दा के बीच की दूरी को आप मान लीजिए कैपिटल डी। तो आपको ये दोनों डी समझ में आया? आपसे हम बोले छोटा डी क्या है, तो दोनों कोहेरेंट सोर्स जो होता है उनके बीच का दूरी है। कैपिटल डी क्या है, दोनों पर्दा के बीच का दूरी है। अच्छा, बी नॉट क्या है, ब्राइट फ्रिंज है सेंटर का। समझ में आया? अब तुमको फ्रिंज का चौड़ाई चाहिए, तो फ्रिंज जब बनता है तो कम से कम इतना दूर तक, अगर माने अपना ठेठ भाषा में बोला जाए तो इतना दूर तक अगर अजोरिया रहेगा तो इतना दूर अनहरिया रहेगा, तो अनहरिया के हम डार्क कहेंगे। तो डार्क अगर इतना दूर है तो इतना दूर का चौड़ाई कितना होगा, यही हमको पता करना है। तो तुम कोई बताए भी थे कि अगर यहाँ ब्राइट फ्रिंज इतना दूर तक डार्क बना है, इतना दूर तक क्या है, ब्राइट। अगर इतना दूर डार्क बना है तो फिर इतना दूर क्या बनेगा, ब्राइट। फिर इतना दूर क्या बनेगा, डार्क। ऐसे बनेगा। अब तुमको हाई वाला चौड़ाई चाहिए, अगर ये वाला चौड़ाई चाहिए तो हम डार्क फ्रिंज जहाँ भी बनेगा, फिर जहाँ डार्क फ्रिंज बनेगा, इनके बीच का जो दूरी होगा वही ब्राइट फ्रिंज का चौड़ाई होगा। अगर हम आपसे पूछें कि ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई किसे कहते हैं, या चमकीले फ्रिंज की, ब्राइट माने चमकीला है ना, तो चमकीले फ्रिंज की चौड़ाई किसे कहते हैं, तो सीधे सीधे बोलो कि दो डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई। और वही आपको डार्क फ्रिंज का चौड़ाई बताना हो तो क्या बोलिएगा, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी को डार्क फ्रिंज कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा, ब्राइट की काउंटिंग 1 2 3 अलग होगी और डार्क की काउंटिंग 1 2 3 अलग होगी। समझ में आया? अब यहाँ से आप बढ़िया से समझिए। इसके बाद हम यहाँ से फ्रिंज की चौड़ाई को प्राप्त करने के लिए हमको तो किसी भी लोकेशन का फ्रिंज की चौड़ाई पूछ सकता है, तो इसीलिए हम यहाँ से ऊपर चाहे नीचे कोई एक डिस्टेंस ले लेंगे जिस पर कोई फ्रिंज बन रहा होगा, कोई भी फ्रिंज बन रहा होगा, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज बने या डार्क फ्रिंज बने, कोई भी फ्रिंज हम लोग को तो निकालना दोनों के लिए है। डार्क फ्रिंज का भी चौड़ाई चाहिए और ब्राइट फ्रिंज का भी चौड़ाई चाहिए। तो मैं यहाँ से P डिस्टेंस माने P बिंदु एक ले लिया और P बिंदु पर मान लिया कि कोई फ्रिंज बन रहा है। ठीक है, वो डार्क भी हो सकता है, ब्राइट भी हो सकता है। और इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। इसके बीच का डिस्टेंस x है। यहाँ पे कोई फ्रिंज बन रहा है। अब ये फ्रिंज बन भी रहा होगा तो जरूर इंटरफेरेंस हो रहा होगा, और इंटरफेरेंस कौन कर रहा होगा, सोर्स 1 और सोर्स 2। यहाँ से तरंग जा रहा होगा, यहाँ से तरंग जा रहा होगा, जरूर इसका क्रेस्ट तरफ यहाँ टकरा रहा होगा, तभी ना हो रहा होगा। तो जो जा रहा है तो उसकी दिशा के लिए हम एगो किरण खींच दिए, समझ में, क्योंकि तरंगाग्र की दिशा किधर होती है, किरण के दिशा में। तो एक किरण खींच दिए, सोर्स 1 से एक किरण गया और एक सोर्स 2 से, ऐसे जा रहा है तरंग, ऐसे। समझ में आया? ये तरंग है और ये तरंग ऐसे जा रहा है, लेकिन हम इतना फिगर में ऐसे बनाएंगे ना तो अच्छा से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए खाली ऐसे तीर दे दे रहे हैं। समझ में आ गया? अब सुनिए बाबू, ये बताइए कि दोनों का दूरी सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला पहले पहुंचेगा, ये वाला बाद में। तो जब तरंगों के बीच में अंतर आ जाता है तो उनके बीच जो गैपिंग पैदा होता है, याद कीजिए, उसको हम पथांतर बोलते हैं। बोलिए, इसमें और इसमें जो पथांतर हुआ है, इतना का ज्यादा डिस्टेंस हो गया। हम जानना चाहते हैं कि इसमें पथांतर क्या होगा। वैसे पथांतर के लिए फॉर्मूला अलग से बताएं, लेकिन परिभाषा ये कहता है कि जब इस तरह का गैपिंग हो जाए तो नाम है पथांतर, माने पथ में अंतर। तो हई पथ देखिए, हई पथ देखिए, पथ में अंतर आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक दिमाग लगाते हैं, इस जगह से यहाँ एक लंब डाल देते हैं। ऐसे लंब डालने से होगा क्या कि लगभग ये वाला और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब बताइए कि यहाँ से यहीं तक ना पथांतर हुआ, अंतर तो यही हुआ। पथांतर को हम डेल्टा x से सूचित करते हैं, याद कीजिए। और यहाँ x ऑलरेडी मान चुके हैं,
इसलिए कभी भी पथांतर को अगर डेल्टा एक्स से सूचित कर रहे हो और कहीं बाई चांस एक्स भी उसमें आ जाए तो पथांतर को केवल डेल्टा से सूचित करना है। बोलो क्लियर हो गया? आइलॉ में जो डाले हैं इसका नाम कुछ दे दो, जैसे क्या नाम दे दिए एम, और डेल्टा क्या है? पथांतर है। और पथांतर के तुम फॉर्मूला दो दो को पढ़े हो, एक पढ़ा होगा सब पथांतर में संपोषी व्यतिकरण के लिए, और संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है? तीव्रता बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा कि डार्क फ्रिंज? इसका मतलब अगर ब्राइट फ्रिंज हुआ तो बताओ ब्राइट फ्रिंज के लिए तुम पथांतर के फॉर्मूला क्या पढ़े हो? व्यंजक एन लैम्डा, याद आया? और उसी तरह से विनाशी व्यतिकरण हो तो उसके लिए दो गो फॉर्मूला, या तो 2n-1 इंटू लैम्डा लिखोगे या 2n+1 लैम्डा, क्योंकि यहाँ विषम हो जाता है। यही ना पढ़े हो? कि λ/2 था, λ/2 था। याद आया कुछ? नहीं भी अगर भूल भी जाओ तो कोई घबराने की बात नहीं है, उसके लिए तुमको कलांतर याद रहना चाहिए। कलांतर में पढ़े थे 0, 2 पाई, 4 पाई, ये सब पढ़ा था ना जी। अब 0 के बाद 2 पाई हुआ है तो 2 पाई का मतलब हुआ एगो तरंग है पूरा। ये किसके लिए था? संपोषी के लिए। तो एगो लैम्डा होगा तो ए लैम्डा, ए 2 लैम्डा, तो इसका मतलब एन लैम्डा हुआ। और इसके बाद इसमें विषम पढ़ा था सब। विषम का मतलब क्या हुआ था? पाई पढ़े थे। पाई के बाद क्या पढ़े थे? 3 पाई/2। एगो पाई को हम क्या बोलते हैं? λ/2। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके लिए λ/2, तो लैम्डा के बाद 3 λ/2। इसका मतलब ये हुआ कि 2n+1 इंटू क्या था? λ/2। ये किसके लिए था? अब बस यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग कहाँ लगाना है? डेल्टा का मान यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है? यहाँ से किसका मान निकालोगे? डेल्टा का मान। वो डेल्टा का मान एक बार संपोषी व्यतिकरण के व्यंजक में के बार डेल्टा के बराबर करना है, और एक बार किसके लिए करना है? विनाशी के लिए। और दोनों के लिए हमको फ्रिंज का चौड़ाई मिल जाएगा। अब कहाँ दिमाग लगाना है वो समझो। हम इस कोण को थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ से इसको अगर हम मिला दें ऐसे, तो ऐसा नहीं लग रहा कहीं 90 डिग्री हो जाएगा? ये बताओ कि यह कितना कोण होगा? 90 माइनस थीटा। तो हाई वाला नीचे वाला कोण कितना होगा? बोलो जल्दी से। ये 90 माइनस थीटा होगा तो हाई थीटा हो जाएगा। बुझाया? फिर से 30 डिग्री मान लो, 30 डिग्री तो हाई कितना? 60 डिग्री तो हाई कितना? 30। मतलब ये थीटा यहाँ आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं यहाँ पे, ये एक रचना की है अलग से, ताकि इस त्रिभुज में हमको क्या मिल जाए? थीटा। अब हम कहें कि एक त्रिभुज बन रहा है S1, और इस बीच सेंटर को क्या मान रहे हैं? O। तो S1OM अगर त्रिभुज ले लेते हैं, देखो हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? त्रिभुज S1OM में हम आपसे बोले कि इसमें बताओ भाई कि साइन थीटा किसके बराबर होगा? तो क्या कहिएगा? साइन थीटा बराबर हाई क्या चीज है? डेल्टा है। अच्छा गलती लिखा गया, S1OM नहीं, S1S2M, S1S2M ऐसे लिखना चाहिए। में गलती लिख दिए थे, S1S2M। बोलो इसमें भी थीटा रहा है, बोलो तो साइन थीटा बराबर डेल्टा बाई डी हो जाएगा। अब हम बोले कि बोलो फ्रिंज की नहीं, पथांतर कितना हो जाएगा? डेल्टा बराबर डी साइन थीटा। अब चूंकि प्रकाशिक घटनाएं हैं तो प्रकाशिक घटनाएं में कोण बहुत छोटे होते हैं, है ना? तो अब आप बताइए कि थीटा क्या है? बहुत ही छोटा कोण है। तो हम साइन थीटा हटा करके अब tan भर सकते हैं, तो इसलिए डेल्टा बराबर डी tan थीटा। अब tan थीटा क्यों यूज करेंगे इस चीज को समझिए। समझ में आया? अब tan थीटा हम यूज कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, क्या थीटा यहाँ पर आ चुका है?
हम tan थीटा क्यों यूज किए हैं ये समझने के लिए यहाँ इस त्रिभुज में आना होगा। अब कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज PO। अच्छा, इसका भी तो नाम देना पड़ेगा ना। आप ना इसको त्रिभुज मत लिखिए क्योंकि बी नॉट फ्रिंज का नाम है, तो इसलिए बी नॉट मत लिखिएगा, डायरेक्ट आप लिखिएगा डेल्टा बराबर डी tan थीटा। थीटा यहाँ नजर आ रहा है ना, इसको बस देख करके वैल्यू लिख दीजिएगा। थीटा बराबर P बटा में B। P का मान कितना है? X। आप B का मान ठीक से देखिए, यह D के बराबर है तो क्या लिखिएगा? D। तो डेल्टा का वैल्यू क्या गया? अब ठीक से देखिए, इसमें फ्रिंज का वैल्यू जहां पर था, ये पूरा फ्रिंज से रिलेटेड x है, तो हमें बताइए x का वैल्यू क्या आएगा। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो हाँ, तो यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू है तो x का मान यहाँ से निकल सकता है ना। बस इतना पर आने के बाद हम फ्रिंज का अब चौड़ाई निकालेंगे। फ्रिंज का चौड़ाई कैसे निकालेंगे समझिएगा ध्यान से। ये डेल्टा का वैल्यू है। हम लोग फ्रिंज का जब चौड़ाई निकालते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई की परिभाषा क्या है? दो गो डार्क के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी? ब्राइट होगी। तो अब आपका डिपेंड ये करता है कि आप कौन सा फ्रिंज लेना चाहते हैं, पहले कौन सा निकालना चाहते हैं। तो ब्राइट का निकालना है तो देखिए अब ब्राइट का कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे अब किसके लिए? नंबर 1 ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई। अब हमको ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई अगर निकालनी है तो ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा का फॉर्मूला लिखना होगा। बात समझ में आया? डेल्टा मतलब क्या? पथांतर। बोलिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा बराबर क्या होता है? ब्राइट फ्रिंज तो समकोशीय में बनता है, तो क्या फॉर्मूला होता है? यस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? n लैम्डा। जबकि हमको डेल्टा का फॉर्मूला पहले से क्या प्राप्त है? dx बटा में d। तो अगर इसको 1 मान लें तो हम लिख सकते हैं किससे? समीकरण 1 से। बोलो n लैम्डा, या ऐसे लिख सकते हो dx बटा d, dx बटा में d बराबर क्या होगा? n लैम्डा। तो x का मान बताओ क्या होगा? d से गुना हो जाएगा, n लैम्डा d बटा में d आ जाएगा। कैपिटल डी यहाँ और छोटा डी यहाँ। अब यहीं से बढ़िया से समझना कि तुम्हारा फ्रिंज का चौड़ाई कैसे मिलेगा। देखो फिगर में, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, इसके बाद हम ब्राइट फ्रिंज के लिए B1 लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखते हैं? B2 लिखते हैं, B3 लिखते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि बिंदु P पर कौन सा फ्रिंज बन रहा है? ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। अगर हम इस पर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है तो ब्राइट फ्रिंज जो भी होगा उसका एक नंबर होगा ना, 5वां नंबर, 10वां नंबर, कोई तो नंबर होगा। बात समझ में आया? अगर इस पर कोई भी नंबर होगा तो अगर उस नंबर को हम n मान लें थोड़ा देर के लिए, जैसे कि n अगर मान लें कि nवा फ्रिंज माना nवा फ्रिंज। अब nवा फ्रिंज क्या है हमको नहीं पता, वो डार्क है कि ब्राइट है ये हमको नहीं पता। माना nवा फ्रिंज बिंदु P पर है, बिंदु P पर है, ये मान लिए। अब उसका हमको क्या चाहिए? चौड़ाई चाहिए। तो उसकी चौड़ाई के लिए x का मतलब क्या है? जो भी फ्रिंज है, जो भी फ्रिंज यहाँ बन रहा है, वहां से लेके यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को अगर हम xn मान लें, x के जगह पर हम यहाँ पे क्या लिख दिए? xn। जो जहाँ x था उसको अब क्या मान लिए? xn मान लिए हैं। तो xn बराबर बताइए क्या होगा? xn बराबर क्या होगा? जहाँ n है वो n ही रहेगा, लैम्डा है लैम्डा ही रहेगा, d है d ही रहेगा, और यहाँ स्मॉल d रहेगा। इसका मतलब हुआ कि nवा फ्रिज तक का दूरी ये है, nवा फ्रिज तक का दूरी ये। क्लियर हो गया? अब मुझे ये बताओ
कि अगर हम xn+1 का बात करें, xn+1 का बात करें, तो यहाँ n का मान बदल के क्या हो जाएगा, n+1 इंटू लैम्डा इंटू डी बाई डी। अब यहाँ पर बढ़िया से समझो, n+1 का मतलब क्या हुआ, इसके बाद वाला फ्रेज, बात बुझाया, n मतलब इसके बाद वाला फ्रेज, इसके बाद वाला फ्रेज। हम किस फ्रिंज की चौड़ाई ध्यान निकालना चाहते हैं, ब्राइट का। तो इसका मतलब हुआ कि p यानी कि nवा पर डार्क फ्रिंज होगा, p पर डार्क फ्रिंज होगा, और उसके बाद एक नंबर टॉप करके जब जाएगा तो फिर से हमको डार्क फ्रिंज मिलेगा। ये बात बुझाया, नहीं बुझाया, फिर से सुनो। हम बोल रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा भी अगर दिमाग नहीं लगाइएगा गड़बड़ा जाएगा। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये फ्रिंज नंबर 0 है, इसके बाद B1 आएगा, डार्क को छोड़ दो क्योंकि इसकी गिनती हम अलग कर रहे हैं। डार्क B1 और B0 के बीच में होगा, B2 और B1 के बीच में क्या होगा, डार्क होगा। B2 के बाद B3, उसके बीच भी डार्क होगा। अब तो हमें ये बताओ कि xn जब हम निकाले हैं, xn जब निकाले हैं तो xn का मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई तो फ्रिंज होगा, कोई तो फ्रिंज होगा। अगर वो कोई भी फ्रिंज है तो उस फ्रिंज का नाम या तो वो डार्क हो सकता है या क्या हो सकता है, ब्राइट। अब दिमाग लगाओ, xn नंबर पर अगर डार्क फ्रिंज है तो उसके ठीक ऊपर, xn नंबर पर अगर डार्क फ्रिंज है तो उसके n+1, मतलब इसको हम 10 मान लेते हैं कि 10वें नंबर पर एक डार्क फ्रिंज बन रहा है, तो 11वें नंबर पर कौन सा फ्रिंज होगा, डार्क ही बनेगा, क्योंकि 10-11 के बीच में ना डार्क आएगा, और उसी डार्क का हम चौड़ाई निकाल रहे हैं। अगर हम इसको उल्टा सोचे कि अगर ये डार्क है, ऊपर भी डार्क है, तो बीच में क्या होगा, ब्राइट। तो तुमको ब्राइट फ्रिंज की ना चौड़ाई चाहिए। तो अब मुझे ही बताओ कि xn बराबर n लैम्डा इंटू डी बटा डी हुआ, xn+1 ये हुआ। अगर इन दोनों में इस जगह पर भी डार्क बन रहा है, इस जगह पर भी डार्क बन रहा है, तो इनके बीच जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, ब्राइट का होगा। बात समझ में आया। तो हमको ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई चाहिए ना, इसलिए ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई, और ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई हो चाहे कोई भी फ्रिंज की चौड़ाई हो, उसको बीटा से सूचित किया जाता है। तो बोलो किसमें से किसको घटाओगे, xn+1 से घटा लोगे किसको, xn को। इसका वैल्यू देखो क्या है, n+1 लैम्डा डी बाई डी माइनस n लैम्डा डी बटा में डी। अब कॉमन बताओ क्या है, यहाँ थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, n+1 यहाँ था ना जी, बोलो क्या कॉमन है, लैम्डा डी बाई डी, n+1 माइनस n कट गया। बोलो बीटा का वैल्यू क्या आया, लैम्डा डी बटा में डी। ये रहा फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। बोलो क्लियर हो गया। अब अगर यहाँ से, अब इतना तो हमको कुछ करना नहीं है, अगर हमको डार्क फ्रिंज के बजाय, सॉरी ब्राइट फ्रिंज के बजाय अब डार्क फ्रिंज का चौड़ाई चाहिए, तो 2 नंबर हमारा हो जाएगा डार्क फ्रिंज की चौड़ाई। जल्दी से बताइए, इसके लिए हम डेल्टा बराबर क्या लिखते हैं, 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 लिखते हैं। अब समीकरण कितना से आएंगे, 1 से। समीकरण 1 में डेल्टा का वैल्यू क्या था, समीकरण dx बटा डी, dx एक तरह का डिफरेंशिएशन मत समझ लिया सर। हाँ क्या है, 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो x बराबर बोलो क्या होगा, तो 2n+1 लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई 2d हो जाएगा। अब हम कहें कि nxn, अब यहाँ मानने की जरूरत नहीं क्योंकि एक बार मान चुके हैं। तो xn बराबर 2n+1 लैम्डा डी बाई 2d, और xn+1 बराबर बोलो क्या होगा, यहाँ n की जगह पर क्या पुट हो जाएगा, n+1,
जैसे ही पुट करेंगे 2 इंटू एन प्लस वन, जहाँ एन है वहाँ क्या हो जाएगा, अब पहले से यहाँ क्या है 1 इंटू लैम्डा डी, अब बटा में 2d गुना कर लो, तो 2n प्लस 2 प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2d। तो अब क्या करो कि निकाल लो डार्क फ्रिंज की चौड़ाई, इसको भी बीटा से ही दिखाएंगे, बीटा बराबर एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, इसका वैल्यू यहाँ से उठा लो 2n प्लस 3 इंटू लैम्डा डी बाई 2d माइनस, अरे यहाँ गलती हो गया, कैपिटल डी माइनस 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2d। अब ठीक से देखो, ये 2n प्लस 3 है, ये 2n प्लस 1 है, तो यहाँ 2 बचेगा, घटाएंगे तो दो दो क्या होगा, कट जाएगा, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वही चीज आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी। अब यहाँ देखो यही आंसर इसमें भी आया है, तो इससे क्या साबित होता है, चाहे डार्क फ्रिंज हो चाहे ब्राइट फ्रिंज, दोनों की चौड़ाई समान होती है और वो कितना के बराबर होती है, लैम्डा डी बाई डी। और इसको फिगर से समझ लो, लैम्डा डी का मतलब इस डी में वेवलेंथ से गुना करने के बाद जब हम डी से भाग देते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई आ जाती है। इस डी में इसके वेवलेंथ से भाग देते हैं, सॉरी वेवलेंथ में गुना करके, डी से वेवलेंथ में गुना करके इसके डी से भाग देते हैं, तो हमें क्या निकलता है, फ्रिंज का चौड़ाई की कितना चौड़ाई। बोलो क्लियर हो गया। चलो तो ऐसा करो कि सबसे पहले लिख लो क्वेश्चन के नीचे, माना कोहेरेंट सोर्स S1 और S2 के बीच की दूरी कोहेरेंट सोर्स S1 और S2 के बीच की दूरी स्मॉल डी, S1 और S2 के बीच की दूरी स्मॉल डी, कॉमा पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी, पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी, और केंद्र पर बनने वाले फ्रिंज, बनने वाले ब्राइट फ्रिंज ब्रैकेट में बी नॉट लिख लीजिए, बनने वाले ब्राइट फ्रिंज ब्रैकेट में लिख लीजिए बी नॉट से एक्स दूरी पर, बी नॉट से एक्स दूरी पर बिंदु P पर कोई फ्रिंज बन रहा है, x दूरी पर बिंदु P पर कोई फ्रिंज बन रहा है, हाँ बिंदु P पर कोई फ्रिंज बन रहा है, हो गया, कोई फ्रिंज बन रहा है, बिंदु P पर कोई फ्रिंज बन रहा है। चलिए उतना लिखने के बाद यहाँ से नोट कर लीजिए पूरा फिगर के साथ यहाँ तक।